किताब उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरतब राबिया अल रबा। अफ़साना निगार नीलम अहमद बशीर। पैदाइश 18 जनवरी 1950 मुल्तान। तालीम FN नफ्सियात पंजाब यूनिवर्सिटी। तसनीफ़ गुलाबो वाली गली, अफ़साने, लेसाज बियाहिस्ता, नावल, जुगनुओं के काफ़िले, अफ़साने, सितंबर, नावल और दीगर। अफ़साना हवार ज़ादी। बैल बजी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कौसर आई थी और हस्बे मामूल देर से आई थी। टाइम देखा है? 8:45 बज रहे हैं। तुझे पता भी है मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर भी तू देर कर देती है। आज मैं फिर लेट जाऊंगी। बस तू छोड़ दे मेरा काम, मैं किसी और को रख लूँगी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही अपनी सफाई वाले को अपनी रोज़ाना का लेक्चर बनाना शुरू कर दिया और वो ढीठों की तरह सुनी अनसुनी करके झाड़ू हाथ में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर फेरने लगी। रोज़ ही ये तमाशा होता था। सॉरी बाजी, आज थोड़ी सी देर हो गई। आप देखना, मैं 15 मिनट में ही आपका सारा काम कर दूँगी, आप फ़िक्र ना करें। मेरे गुस्से को क़तई खातिर में ना लाते हुए वो मामूल के मुताबिक जल्दी जल्दी हाथ चला के सफाई करने लगी। ये भी रोज़ होता था। आज क्या तकलीफ़ हुई थी? तू तो कल कह रही थी मैं पूरे 8 बजे आ जाऊँगी। मैंने इससे पूछा। बाजी, आपको पता है ना, कल काके के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। बस सुबह ही दूसरे गांव से ही मासी रहमत आ गई और उसने एक लड़की का अता पता दिया। क्या करूं, इसकी बातें ख़त्म ही ना होने में आ रही थी, इसलिए देर हो गई। सॉरी बाजी। उसने अपनी 2-4 लफ्ज़ की अंग्रेज़ी का गाहे बगाहे इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ था और वो इससे सही और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। एक तो ये तेरे काके की बड़ी जान खाई है। कब से तू इस लड़की की ढूंढ रही है, तुझे कोई पसंद ही नहीं आती? मैं इस काके यानी अपने भाई के लिए लड़के ढूंढने के मिशन से बहुत तंग आ चुकी थी। जब देखो काके के लिए फ़ला शहर लड़की देखने जा रही या फ़ला गांव का सफ़र तय हो रहा। कौसर बेगम को अपने भाई के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड था इनका। हाय बाजी, मेरा भाई तो शहज़ादा है, शहज़ादा। इसके लिए लड़की भी तो इसके जोड़ की होनी चाहिए ना। हस्बे मामूल अपने भाई पे सदक़े वारी होने लगी। मैं जल्दी जल्दी दफ्तर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने कौसर को यह बार कई बार धमकी दे चुकी थी कि मैं ऐसे निकाल कर किसी दूसरे काम करने वाले को रख लूँगी। वो जानती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कई सालों से मेरे घर पे काम कर रही थी। ईमानदार, मेहनती, हमदर्द तबीयत औरत थी। मैं और वो एक दूसरे के आदी हो चुके थे। बस गुजारा हो ही रहा था। मेरी डांट डपट का वो ख़त्म बुरा नहीं मानती थी। सारे घर का काम मिनटों में निपटा लेती, साथ ही हंसी बातें करती और मोहल्ले भर के क़स्से भी सुनाती रहती। छुट्टी वाले दिन मेरे और इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते, क्योंकि इस दिन इसे जल्दी ना आने पर कुछ ना कहती। वो बड़े आराम से 9:30 बजे तक आती और मुझे नाश्ता भी बना कर देती। मैं चाय पीती, अखबार पढ़ती, वो सारे घर में बैठकर पड़े खिलौने समेटती रहती। कभी कभी मुझे इतने गौर से अखबार पढ़ता देखकर मेरे करीब आ जाती और अखबार में छपी तस्वीर फिल्मी इश्तिहारों के बारे में सवाल करने लगती। किस किस्म के बम धमाके, ज़लज़ले या दहशतगर्दी की खबर से बहुत दिलचस्पी होती। इसका इसरार होता मैं इसके बारे में सारी मालूमात उसको बता दूं, तफसील से बताऊं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने भाई और काके इसने बचपन में ही अपने घर में पाला था। वो इसका लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा था, जिसका हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश पूरी करना वो अपना फ़र्ज़ समझती थी। काका भी इससे पैसे मांग कर ले जाता था। कभी किसी काम से बगैर बताए छुट्टी कर लेता, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने या सिनेमा चले जाता। घर से जो जी में आया करता फिरता था, मगर कौसर ने कभी इसके बारे में शिकायत ना की थी। हमारे घर के साथ ही वो एक कोठी में माली का काम करता था, मगर वहाँ से भी अक्सर गायब रहता और वो लोग कौसर को बुलाकर डांट डपट करते हुए भी तो इसके माथे पर शिकन ना आती। कौसर ने तो इस काके को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है कि क्या देगा तुझे। एक दिन मैंने तंग आकर कौसर से कहा, ले बाजी, मैंने इससे भला क्या लेना है, बहन भाई के रिश्ते में लेन देन थोड़ी ना होती है। ठीक हो जाएगा, बच्चा है ना अभी, इसलिए तो शादी कर देना चाहती हूँ। इसको संभालने वाली आएगी तो खुद सुधर जाएगा। अब इतना बच्चा भी नहीं है, जवान हो गया है, तभी तो इसकी शादी का सोच रही है।
मैंने जवाब दिया, क्या करूं, अम्मा तो बचपन में ही से और मेरी 4 बहनों को छोड़कर मर गई थी। अब्बा ने फ़ौरन दूसरी पकड़ ली और जल्दी जल्दी मेरे भी रिश्ता और पप्पी के यहाँ तय कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। बस तभी से मैंने अपने भाई बहनों पर अपने परों तले ले लिया। आखिर ही मेरा फ़र्ज़ बनता था और सबसे बड़ी जो थी घर में। शुक्र है बहनें तो सब अपने घर की हो गई, बस ये किला किला वीर ही रह गया है अपना। अब तो इसके सर पे सजा सेरा देखने के लिए हम सब बहनें तड़प रही हैं। कौसर का चेहरे पर ममता का नूर लाटे मारने लगा। मैं सोचने लगी, हम 4 बहनों का भी एक भाई है। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ साथ समंदर पार रहता है। हम लोग आपस में बहुत कम मिलते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी से तकरीबन नावाकिफ़ हैं। जब मिलते हैं तो आपस में बात करने के लिए खोए हुए हवालों से सिरे ढूंढने लगते हैं। समझ में ही नहीं आता क्या बात करें। मुझे कौसर के इसके भाई से कभी कभी हसद होने लगता। मैं सोचने लगती इस तबके में किस कदर मोहब्बतें और कुछ सांस लेती हैं। ये लोग तो अभी एक दूसरे के कुछ लगते रहना चाहते हैं, जबकि हम महज़ब पढ़े लिखे लोग अपने कॉम्प्लेक्सेस में गिरफ्तार, अपनी अपनी दुनिया में भूलभुलैयों में मसरूफ़, मुँह उठाए जाने के सिम दौड़े चले जा रहे हैं। इस तबके के लोग में रब्ते ताल्लुक़ है, रिश्ता है, नाता है, बराबरी है। इसलिए इनमें अब भी मोहब्बतों की रीत रिवाज सांस लेते हैं। इस रोज़ दफ्तर से छुट्टी थी। मैं ज़रा रिलैक्स होकर सुबह सवेरे हस्ब मामूल अखबार पर नज़र दौड़ाई थी। चिच 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 एकदम खबर और तस्वीर देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या हुआ बाजी? कौशल ने डस्टिंग करते हुए यकलख्तात रोक लिया। हाय बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, तौबा। मेरा दिल गम से फटने लगा। कौसर मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और अखबार में छुपी तस्वीरें नज़र गाड़ दी। तस्वीर में खुले आसमान तले 2 औरतें जलती नज़र आ रही थी। हाय रे, ये क्या जुल्म हो गया रब्बा। बाजी ये पढ़कर सुनाई क्या हुआ? इसने इसरार किया। मैंने उसे खबर और तस्वीर के बारे में बताया। जलने वाली औरतों के नाम हाकिम ज़ादी और ज़ेबुन्निसा थे। ये सिंध की 2 हारी औरतें थीं। चंद साल पहले एक शकीउल क़ल्ब शख्स ने 9 अफराद को गोली से उड़ा दिया था। मरने वालों के एक नौजवान ने इन 2 बदनसीब औरतों का भाई था। ये दोनों बहनें और इनकी बूढ़ी दुखियारी माँ इस सदमे से तकरीबन पागल हो गईं। इस जुल्म पर एहतजाज करती रहीं। इन्होंने इंसाफ के लिए बड़ों बड़ों के दरवाजे खटखटाए, अदल की जंजीरें हिलाईं, मगर इनकी कहीं कोई सुनवाई न हुई। फिर इन्होंने अखबारों में दुहाई दी, फरियाद की, शोर मचाया, मगर क्योंकि जालिम हमेशा बासर अफराद की ताकत होती है, इसलिए पकड़ना आसान नहीं होता। तंग आकर इन दोनों बहनों ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर इस शख्स को सज़ा ना दी गई तो फलां तारीख को अदालत के आगे अपने जिस्मों को मिट्टी का तेल छिड़क कर जान दे देंगी। वो दर भला आखिर आ ही गया और दोनों ने बाहिम्मत उसूली बात की पक्की। ग्रेट औरतों ने अपना का पास रखते हुए मुखर्रर तारीख को बिल्डिंग के आगे खड़े होकर अपने मामूली भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस तन चिकनी पर मिट्टी का तेल छिड़का और मौत के लाहों में कूद पड़ी। तस्वीर में दोनों के शुरू लिपटी खड़ी हुई जल रही थी और पास ही इनके बदनसीब माँ बाप लाड़ियों को यूँ हौलनाक शोलों में खुराक बनते देखकर गालिबन सोच रही थी, मैंने एक मुट्ठी राख धुआं भला अपनी कोख से कब और क्यों कैसे जन्मा था। हाय बाजी, इन्हें अपना का भी बहुत प्यारा होगा ना। बेचारियाँ अपने वीरते से कुर्बान हो गईं। कौसर मेरी ज़ुबान से कहानी सुनकर कितनी देर आज़र्द की तस्वीर बनी बैठी रही। या अल्लाह, किसी के वीर को 3 हवा ना लगे। वो दुआएं मांगती, बड़बड़ाती, अपने आप से बातें करती, उठ खड़ी होती और अपने बाकी काम को निपटाने लगती। तो ये बाजी, आप सुबह सुबह ये मनहूस अखबार लेकर काहे बैठ जाती हैं? ना पढ़ा करें ऐसी बातें, खामख़वाह बंदे का दिल सारा दिन बुरा रहता है। इसने मुझे टोका। अच्छा देख, ध्यान से सफाई करना और हाँ, मेरे कागज़ इधर उधर ना करना। पता है ना, मैंने उस पर अपने लिखे गए कागज़ों की एहतियात करने की तायद की। पता है जी, मैंने कभी आपका गन भला को छेड़ा है भला? मुझे पता है आप इन कागज़ों से बड़ा प्यार है बाजी, मगर ये ठीक कोई बात नहीं है, कागज़ों से इतना प्यार। छोड़ें जी, ये कागज़ आपको क्या देते हैं? जब दिल घबराता है तो आपका हाथ तो नहीं थाम सकते ना। अच्छा छोड़, फजूल बातें ना किया कर, बस मेरे कागज़ों का ध्यान रखना। एक कागज़ ना होते तो मैं शायद जी ना पाती। मैंने जुमला अपने दिल में मुकम्मल किया। इस पगली को क्या बताती है, कागज़ ही तो मेरे जीने का सहारा है। ज़िंदगी के इतने बरस गुजार लेने के बाद कागज़ ही तो रह गए हैं जिनसे मैं सच बात कह सकती हूँ, जिनसे मुझे डर नहीं लगता, जो मेरी बात सुन लेते हैं, इसे अपने सीने पर रखम कर देते हैं। यही तो महबूब है मेरे, इन्हीं को तो महबूब हूँ मैं। बाजी, मैं तो सीधी सीधी बात कहूँगी, आप कागज़ों को नहीं
किसी जीते जागते बंदे की ज़रूरत है और वो आपको कागज़ों में थोड़ी ही मिलेगा। माहिर नफ्सियात ने पल भर में मेरी तहलील नफ्सी करके रख दी। चल ज़्यादा बकबक ना कर, बढ़िया ही बंदे वाली, तू अपना बंदा संभाल कर रख, मेरी फिक्र ना कर। मैंने इसे झूठ मूठ डांट दिया। मुझे डर सा लगा, ये घरेलू काम करने वाली अनपढ़ साधु औरतें दिल के राज कैसे पढ़ लेती हैं। नहीं बाबा जी, मैं सीरियस हूँ। कौसर ने फिर अंग्रेज़ी बघारी। आपको देखकर ना सोचती हूँ, घर जाकर शब्बीर को भी बताती हूँ कि बाजी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। दफ्तर जाओ, घर आओ, फिर किताबों कागज़ों में सर खपाओ। मेरा शब्बीर तो आपको पता है ना कितना अच्छा है, वो बड़ी फिक्र करता है जी आपकी। अच्छा, तुम अपनी फ़िक्र अपने पास संभाल कर रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, घर जाके अपनी मियाँ से मेरी बातें ना किया कर। सुन लिया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसे झाड़ दिया। लो भला, अपने खामन से ना जाने क्या क्या कहती होगी मेरे बारे में। वो मेरा थोड़ा ही है, हम दोनों तो दोस्तों की तरह हैं, आपस में सारी बातें कर लेते हैं। जो चाहूँ ला कर देता है, मारता भी नहीं है। मुझे रानी बना कर रखा हुआ इसने। एक चाही जाने वाली औरत की इंतहा तमन्ना से मेरे सामने खड़ी मेरे झूठे बर्तन धो रही थी, मेरे फर्श पर ताकी लगा रही थी और मुझे अपने राजपाट के बारे में बता रही थी। इस समय मैंने खुद को बहुत गरीब और तही दामन महसूस किया। वो मेरी तरफ देखकर शायद जान गई थी मैं अगले जुम्मे शाह जमाल के मज़ार पर दुआ मांगूंगी, अल्लाह आपको भी मेरे शब्बीर जैसा कोई बंदा दे दे। वो प्यार से बोली। मैंने दोबारा इस अखबार के सफ़र पर नज़र टिका दी। वो अखबार अब तक सालिम कैसे थे? वो तो कागज़ था, और कागज़ तो बड़े दर्दमंद होते हैं, आपके सारे दुख अपने अंदर समो लेते हैं। इस अखबार में जगह जहाँ वो जिंदा गोश्त पोस्ट की औरतें चल रही थी, सुराख हो जाना चाहिए था। ये कैसा कागज़ था जो इतना बेदर्द और बेहिस था? हाकिमजादी और जैमुद्दीन के जिस्म से उठने वाले शोलों ने मेरा हाथ जला दिया। मैंने बेख्तियार इस अखबार को उठाकर अपने से दूर पटक दिया। अगले रोज़ कौसर आई तो खुशी से ज़मीन पर इसके पाँव ना टिकते। खिले जा रही थी। बाजी, काके के लिए मुझे लड़की पसंद आ गई है, बिल्कुल उसकी जोड़ी की है। अच्छा जी, मुबारक हो आपको, शुक्र है आपका एक ज़रूरी काम तो निपटा, मुसीबत डाली हुई थी तुमने तो। मैंने तंजिया लहजे में से मुबारकबाद देगा। बाजी बड़ी अच्छी लड़की है, मोटी मोटी आँखें, बिल्कुल आप जैसी, सेहतमंद, गोल मटोल, भरा भरा जिस्म, बिल्कुल मेरे जैसा, बड़ी गुणों वाली है जी। इसकी माँ बता रही थी, शायद एक साथ 2 रिया धोकर कोठे पर सूखने डाल सकती है, और 15 दिनों का आटा मिंटी सेकंड गूंद के वो मारती है, और स्वभाव इतना अच्छा कि हर एक से हंस के बातें करती है। नज़रें नीची रखना। वो अपने होने वाली भाभी की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के खलाबे मिलाए जाने लगी। अच्छी बात है, मैंने इसका दिल रखने के लिए थोड़ी सी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। और इसके बाप का पता है क्या कह रहा था इसको सब्ज़ी की दुकान डाल कर देंगे, आजकल तनख्वाहों में क्या बनता है भला। मैंने कहा, इससे अच्छी भला क्या बात हो सकती है, अपना बिजनेस होगा, ऐश करेगा मेरा भाई, ऐश। माहिर इक़्तिसादियात ने टाँकी लगाते लगाते अपना तज्ज़िया सुना दिया। कौसर ने काके की शादी बहुत धूमधाम से की, बड़े चाव से भाभी को ब्याह कर लाई, मेरी भी सुना के कान पका दिए। किसने किसको क्या दिया, कौन कौन सी रस्में हुई, कौन कौन सी पूरी हुई, इनमें से रह गई। मैंने 100 दफ़ा कहा मुझे ना सुना, मुझे इस तस्करे में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर वो घूम फिर कर बात काकी की शादी के बहाने से छेड़ देती और फिर बोलती चली जाती। शादी के बाद काका प्रोग्राम के मुताबिक खलैदा हो गया। वो अपने ससुर के साथ सब्जी के बिजनेस में ख्वाब देखने लगा। कभी कभार वो पहले इसे साइकिल पर बिठाकर छोड़ जाया करता था, अब दूर जाने की वजह से वो इसे छोड़ ना आ सकता था। कौसर पैदल आती मगर अक्सर लेट हो जाती और मुझसे डांट खाती, तो अपनी मियाँ से क्यों नहीं कहती कि तुझे साइकिल पर छोड़ दिया करे। एक दिन से टांगों में दर्द की शिकायत करते मैंने सुनकर पूछा, क्या कहूँ बाजी, वो बड़ा बिजी होता है। आखिर देखे ना, सुबह सुबह कुर्बान लेन से डिफेंस पहुँचा। आसान तो नहीं होता ना, बेचारे ड्राइवर की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। पहले साइकिल पर मुझे छोड़े, फिर अपने काम पर पैदल मारा जाए, मुश्किल होती ना। वो अपने चहीते खामन की तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। तू तो कहती थी वो बड़ा दीवाना है तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, करता तो है, पर बाजी बंदे तो फिर ऐसे ही होते हैं ना। आपको तो पता है, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं। वैसे पता नहीं बाजी आजकल क्या बात है, मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। शब्बीर कुछ बदला सा लग रहा है, जैसे वो कोई और शब्बीर हो, मेरे वाला ना हो। वो खलाओं में घूमने लगा है, ऐसे ही तुझे वहम हो गया होगा। खुद ही कहती है इस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, फिर खुद ही इस नुक्स निकालने लगती है।
बाजी औरत को पता चल जाता है जब इसका बंदा इसका नहीं हो रहता। इसने बड़ी सियानी बात की। मैंने पल भर के लिए दिल में इसकी तायद कर दी। बाकी औरत को पता चल जाता है जब ऐसा होता है, वो या तो सारे का सारा प्यार अपने आप से करने लग जाता है या फिर किसी दूसरी औरत से कुछ तब्दील ज़रूर हो जाता है। शादी के बाद कौसर अपने भाई को अक्सर इसकी कोठी में फ़ोन करके हालचाल ज़रूर पूछती। इसकी तरफ से मुतमईन तो हो गई थी, फिर भी ख़बर रखना इसकी आदत बन चुका था। वही बड़ी दीवानी थी अपने भाई की। देख लेना एक दिन तुझे भूल कर सारे का सारा अपने बीवी का हो जाएगा। मेरे अंदर के हासिल बनकर बहन रह ना सकी और कह दिया, हाय बाजी, मेरा काका ऐसा नहीं है। वीर तो बहनों के ये छाव होते हैं जी, वो तो मेरी छाव है। मुझे बड़ा यकीन है अगर कोई मुझे मुसीबत पड़ेगी ना, मैं इसके ही पास तो जाऊँगी ना। मुस्कुरा कर बोली, इस तबके में बहनों को भाइयों पर कितना मान होता है। मैंने अपने दिल में कुलबुल करते हंसत के सपोले का गला दबाने की कोशिश की। अगले रोज़ मैं कौसर का इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आई। गंदे बर्तनों खुला से आटा घर बंद करके दफ्तर जाते हुए मैंने सोच लिया, अब कौसर की बच्ची की छुट्टी करा ही दूंगी। बड़ी ढीठ है, इस पर कोई असर ना हुआ। हद होती है किसी बात की। ठीक है, बड़ी ईमानदार और काबिल एतबार है, मगर हो सकता है किसी और काम करने वाली में भी ये सब खूबियाँ मिल जाएं। कल आएगी तो मैं इसे साफ साफ जवाब दे दूंगी। मैंने दिल में फैसला पक्का कर लिया है। इस तबके की जिम्मेदारी कोई चीज़ ही नहीं होती। मैंने 1000 दफ़ा कहा है, ना हो तो बच्चे के हाथ पैगाम भिजवा दिया कर, कम से कम फ़ोन ही कर ही दिया कर। तो बहन जब मर्जी लेट आती है, जब चाहे छुट्टी कर देती है। आकर 100 बहाने बनाएगी। पप्पी का ससुर फौत हो गया, खाला की देवरानी का बहन हुई दुबई से आ रहा था, उसे विदा कहने चली गई की वजह से निगाही वगैरह वगैरह। मैंने दिल में उसे कोसती रही। दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। कौसर काम पर ना आई। मुझे कुछ तशवीश होने लगी, कहीं खुद कोई बच्चा बीमार ना हो गया हो। वैसे वो इस तरह की कभी करती नहीं, बगैर बताए इतने दिन गायब रहती, किसी का हाथ कोई पैगाम भी ना भिजवाए। कई दिन में बजब रही, न जाने कहाँ दफान हो गई है। एक सुबह में खिड़की में खड़ी हो गई। सोचा तो कुर्बान लाइन से काम के लिए आने वाली किसी औरत को पकड़ूं, इसके घर के कम से कम सफाई ही करवा लूं। घर का बुरा हाल हो रहा था। अचानक मेरी नज़र शकीला पर जा पड़ी। शकीला कौसर की मोहल्लेदार थी और कभी कभार कौसर और वो मिलकर अपने घरों से काम पर आया करती थी। मैंने शकीला को हाथ के इशारे से ऊपर आने को कहा। वो आ गई। देख शकीला, जब तक कौसर वापस नहीं आती मुझे किसी से तो काम करवाना है, तुम कर दिया करो। पता नहीं क्या हो गया, उसे छुट्टियों पर छुट्टियाँ ही किए जा रही है। इसको जाकर बता देना। बाजी बहुत गुस्सा हो रही थी, अब की बार तो इसके पैसे काटूंगी। मैंने शकीला को कौसर के हिस्से की सुना डाली। बाजी, कौसर तो अब नहीं आएगी। शकीला अजीब अंदाज में मुझसे कहा। नहीं आएगी? क्या मतलब है, कहीं चली गई है? मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा। बाजी, आपको पता नहीं? शकीला ने उससे मुझसे उल्टा सवाल कर दिया। नहीं पता मुझे। कौसर तो मर गई। शकीला की आंखें भीग गई। मर गई? क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले तो अच्छी भली थी। क्या कह रही है तू? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो जलकर मर गई है बाजी। इसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था। क्या कहा? कैसे जल गई? ये कैसे हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मुझे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। ये सब कैसे हुआ? मैं पूरी बात जानने को बेताब थी। बड़ी किस्मत और क्या जी। शकीला कालीन पे मेरे सामने बैठ गई और ठंडी सांस भरते हुए बोली, बाजी, आपको पता है इसे अपने बंदे की बड़ी तांग थी। कुछ अरसे से इसे ना जाने क्यों अपने बंदे पर कुछ शक सा हो गया था। वो किसी औरत के पास जाने लगा है। वो आए दिन इस बात पर इससे झगड़ा करती और फिसाद मचाए रखती। इस दिन भी यही हुआ। इसके बंदे ने तो पहले आराम से समझाया, जब वो ना मानी तो इसको मारने लगा। बस जी मार पीट करके घर से चला गया। इसके जाते ही कौसर ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और ख़ुद को आग लगा ली। भीड़ी बदनसीब अपने बच्चों को देखते देखते सड़ के सवा हो गई। शकीला दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी। उफ खुदाया, मेरा सर गम से फटने लगा। मेरा दिल इस कहानी को सच मानने से इनकार कर रहा था। यकीनन इसके मियाँ ने खुद या सास देवर किसी ने आग लगाई होगी। क्या पुलिस ने तफ्तीश नहीं की? कोई अस्पताल से नहीं ले गया? औरतों पर जबरदस्ती के खिलाफ एहतजाज करने वाली इनकलाबी औरतें एकदम मेरे अंदर से बाहर निकल आई और इस कहानी को सच मानने से इनकार करने लगी। इसके बच्चों ने इससे किसी ने पूछा, बच्चों ने भी यही बताया। अम्मा ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। पुलिस पर क्या करती? बस रिपोर्ट लिख कर वापस चली गई। शकीला ने मुझे ये बताया कि कौसर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो इतनी ज़्यादा जल गई थी कि जाबर ना हो सकी। कौसर का गम मुझे चमट कर रह गया। शकीला के जाने के कितनी देर बाद तक मैं रह कर इसके बारे में सोचती रही। हाय, इसके बच्चों का क्या हाल होगा? एकदम मुझे इसका काके का ख्याल आ गया। फल्ला
कितना परेशान और दुखी होगा। उसे पूरी हकीकत का पता होगा, इसे यकीन पता चल जाएगा कौसर खुद जले मरी थी, ऐसे किसी दूसरे ने जलाया। सोचकर मैंने काके को, जहाँ वो माली था काम करता, फ़ोन कर दिया। काके, मैंने अभी कौसर के बारे में सुना, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने दिल के लहजे में इससे ज़्यादा अफसोस किया। बस बेगम साहिबा, अल्लाह को यही मंजूर था, मुख्तसर बोला। कहीं इसके सास ससुर या खामन ने तो नहीं जलाया हो? बच्चे में भी दबाव में आकर इनके कहे पर बयान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? मैंने अपने शक का इज़हार किया। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं, कौसर आप ही ने खुद ही। लेकिन फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद दिया, कोई ऐसी बात नहीं थी, आप ही अपने आप को ख़त्म कर डालती। आप ही का अपना ही कसूर था। खामोखा अपने बंदे पर शक करने लगी। भाईजान ने लाखस में कहीं बात मनवाने की कोशिश की, मगर आप ही कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मर्जात था आखिर। गुस्से में मारा पीटी की शुरू हुई, लेकिन आप ही की ज़ुबान का तो आपको पता है कितनी लंबी थी। बोलती जाती वो थक हार के बाहर चला गया। जब आप ही ने हरकत की तो बेवकूफ़ी थी जी, लेकिन ये तो जुल्म में इसके मियाँ ने क्यों मारा? फिर सवाल किया। बेगम साहिबा, औरत को भी तो चाहिए ना कि अपनी ज़बान कंट्रोल में रखे। इसने तब पाक से जवाब दिया, अच्छा हो बोला मोहम्मद, खुदा हाफिज़। मैंने इससे पहले बार इसका असली नाम से पुकारा, फिर फ़ोन रख दिया। मुझे ख्याल आया कौसर का काका कितना बड़ा हो गया था, पूरा मर्द बन गया था।